कुछ 2-3 अच्छे सवाल कर लेते हैं, फिर अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है सिंपल, ताकि एक वार्म अप हो जाए आपका। कह रहा है अ स्टोन इज टू बी थ्रोन सो एज टू कवर अ हॉरिजेंटल डिस्टेंस 3 मीटर। कह रहा है हॉरिजेंटल डिस्टेंस का मतलब होता है रेंज। जब भी आपको हॉरिजेंटल में डिस्टेंस कहा जाए तो आपको रेंज समझना है। कहा गया कि एक प्रोजेक्टाइल था, ठीक है, उसे इस तरह से फेंका गया, किस स्पीड से, 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसे फेंका गया, u इक्वल टू 7 मीटर पर सेकंड। हॉरिजेंटल के साथ कुछ एंगल था, वो एंगल हमसे पूछा जा रहा है, तो वो एंगल हमें नहीं पता। कोई बात नहीं, वो एंगल थीटा मान लेते हैं हम लोग। ये एंगल मान लो थीटा है। इस एंगल से फेंका गया ऐसे कि ये पहुंचा कहाँ पे, 3 मीटर का रेंज बनाया। ठीक है, कितना, r बराबर ये 3 मीटर का रेंज अप्रोच किया। क्लियर है। अब बोला गया कि बताइए सर कि कितना एंगल से ये इसे प्रोजेक्ट किया गया होगा। तो सिंपल सी बात है कि हमें लगता है रेंज का फॉर्मूला यूज करेंगे तो थीटा जो इन्वॉल्व है वो आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये बताओ पहले सवाल में कि रेंज का क्या फॉर्मूला था, कुछ याद है? नहीं, बिल्कुल, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ये रेंज का फॉर्मूला था हमारे पास। आर पता है, हाँ, जी का वैल्यू 10 ले लेना है, यू पता है, हाँ, तो देखो साइन 2 थीटा आया ना। तो यहां से हमें एक्चुअल में क्या बोला है, द एंगल एट विच मस्ट बी थ्रोन, किस एंगल से इसे फेंका गया होगा। तो किस एंगल से फेंका गया, यही थीटा वाला एंगल से फेंका गया होगा। तो आइए साइन थीटा कैलकुलेट करें। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ जी बाय यू स्क्वायर। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आर का वैल्यू 3, जी का वैल्यू 10, सबका वैल्यू एसआई में रखना है। इस बात का ख्याल रखना है कि जो वैल्यू आप रख रहे हैं ना वो एसआई वगैरह में यूनिट सबका सेम हो, ताकि कट जाए अच्छे से। और यू कितना है, 7, तो 7 इंटू 7 आया। ठीक है, ये साइन 2 थीटा का वैल्यू आया। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा, ये वैल्यू लगभग 30/49। अब ये वैल्यू तो तुम्हें पता नहीं है, नहीं ना, तो ये वैल्यू रफली आपको बस इतना करना है, ये वैल्यू लगभग आएगा आपको कितना, बिल्कुल 0.6 के आसपास। ये कितना होगा, 0.6, कटाओगे इसे तो 0.6 आएगा। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 0.6, और ये 0.6 लगभग 0.5 से ज्यादा होता है साइन 37 डिग्री का वैल्यू 37। कोई बात नहीं, याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका आंसर आ चुका है इतना ही। ठीक है, इतने में ही आपका आंसर आ गया है। तो इस हिसाब से ये जो वैल्यू होता है वो साइन 37 डिग्री का होता है। ये याद रखने वाला डाटा है, या गिवन होगा आपको, या बाद में हम आपको सजेस्ट करेंगे कि साइन 37 और 53 का वैल्यू याद रखा करिए, या 10 का जरूरत पड़ेगी आपको। फिलहाल कोई बात नहीं, ये हो गया साइन 37 आपका। तो भाई 2 थीटा का वैल्यू 37 आया है ना, 2 थीटा का वैल्यू 37 आया ना, तो भाई थीटा का वैल्यू कितना होगा, 37/2। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 37/2, मतलब कितना, 18.5 डिग्री। थीटा 18.5 आया है, आई बात समझ में। लेकिन आंसर सिर्फ ये नहीं है, आंसर है इसका 71.5। क्या हुआ होगा, ये भी आंसर है, लेकिन आंसर 71.5 है। प्यारे बच्चों याद करो, सेम रेंज दो अलग अलग एंगल पे मिलता था। कल की क्लास में बताया ना कि आपको सेम रेंज चाहिए तो 2 डिफरेंट एंगल पे सेम रेंज मिलेगा, एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा। तो यानी यही रेंज, यही 3 मीटर का रेंज एक दूसरे एंगल पे आएगा, और वो कौन सा एंगल होगा, हाँ, वो एंगल आएगा आपका कौन सा, एक, यानी यही सेम रेंज आपको आएगा आर 18 पे जो रेंज आया है 18.5 डिग्री पे, कितना, 3 मीटर आया ना रेंज, वही आर 90 माइनस 18.5 डिग्री पे आएगा। और बताओ इसका मतलब जो अदर एंगल होगा, एक और एंगल हो सकता है ना, कौन सा, 71.5 डिग्री। यानी इसका आंसर या तो 18.5 होगा या तो 71.5 होगा। इसीलिए ऑप्शन देख के घबराना नहीं है कि ऑप्शन देख 18.5 ऑप्शन में नहीं था, इसका मतलब कहीं 90 वाला मामला तो नहीं है। ऑप्शन देख के
आप कैलकुलेट करके एक बार चेक कर लीजिए क्या ऑप्शन में 71.5 है, अगर हाँ तो आंसर हो गया आपका। आई बात समझ में? क्योंकि सेम रेंज आपको दो डिफरेंट एंगल पे मिलता है, ये हमें पहले से जानकारी है। क्लियर है? तो हमने थीटा ट्रेडिशनल मेथड से थीटा निकाला, ऑप्शन नहीं था तो कोई बात नहीं, एक बार चेक किए कि 90 माइनस थीटा करके देखते हैं, क्योंकि उस पर भी हमें रेंज सेम मिलेगा। करके देखे 71.5 ऑप्शन था, आंसर हो गया। समझ पाए? अब अगला क्या पूछा जा रहा है आगे सवाल का स्टेटमेंट समझो। देखो, जानबूझ के हम क्वेश्चन बोर्ड पे लिखते हैं। कोई भी टीचर या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में बोर्ड पे क्वेश्चन या तो ऑलरेडी पहले से छपा रहता है या वो लिखता नहीं है, कोड वर्ड में यूज करता है। लेकिन जानबूझ के हम बोर्ड पे लाइन बाय लाइन इज एम आर ऑफ इज ये पर्यंत डाल देते हैं। कारण क्या है कि क्वेश्चन को पढ़ने की आदत तुम्हें अब से आए। प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों के साथ यही होता है कि फिजिक्स का सवाल नहीं बनने का सर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने का आदत है नहीं, हम लोगों को क्वेश्चन पढ़ के समझने का आदत है नहीं। तो हम अभी तक कोशिश तो यही कर रहे हैं कि एक बोर्ड का भी सवाल होता है तो बोर्ड पे लिखते हैं। हमको थोड़ा नुकसान होता है, टाइम मेरा कंज्यूम होता है, लेकिन नहीं, अभी आदत डालो क्वेश्चन लिखने का और क्वेश्चन को पढ़ने का, बनने न बने कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में बोलो कि पढ़ के क्या करना है, क्या समझ में आ रहा है कि क्या फाइंड करना है, पढ़ो जरा। द लार्जेस्ट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझते हैं? आरएमएक्स नहीं, द लार्जेस्ट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को ही, लार्जेस्ट हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस को ही तो आरएमएक्स कहते हैं। हमें बोलना कि भाई अगर इस वेलोसिटी से हम फेंकना चाहें तो बताओ कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हम रेंज ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हमने तो ये सीख रखा है कि भाई मैक्सिमम रेंज ऑब्टेन करने का सिर्फ एक ही तरीका है, थीटा 45 डिग्री। इसका मतलब थीटा तुम्हें जो गिवन है उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, बस इनिशियल वेलोसिटी जो तुम्हारे पास है उसको कैरी करो और थीटा 45 पुट करो, आरएमएक्स टान दो। आई बात समझ में? तो चलो आरएमएक्स यहाँ पे निकाल लें। हमसे सेकंड नंबर में क्या पूछा गया? स्पष्ट रूप से आरएमएक्स पूछा गया है, और आरएमएक्स बराबर होता था, याद होगा आपको, आर है बाबू, हाँ, तो फॉर्मूला तो वही है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। फॉर्मूला तो वही कैरी करोगे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। लेकिन यहाँ पे थीटा क्या रखोगे? आरएमएक्स के लिए थीटा कितना रखोगे? 45 डिग्री। तो देखो साइन 90 हो जाएगा, यू स्क्वायर बाय जी हो जाएगा। तो यू स्क्वायर बाय सिंपली जी, यू का वैल्यू कितना बोल रहा है कैरी करने के लिए? 7। तो 7 इंटू 7 बाय 10 मतलब 49 बाय 10, यानी मैक्सिमम रेंज 4.9 मीटर इसका हो सकता है। इससे ज्यादा तुम रेंज ऑब्टेन नहीं कर सकते हो इस प्रोजेक्टाइल की मदद से। 7.7 मीटर पर सेकंड से अगर किसी ऑब्जेक्ट को फेंकना चाहते हो तो 4.9 से ज्यादा ये दूर नहीं जा पाएगा किसी भी हालत में। आई बात समझ में? किसी भी एंगल पे प्रोजेक्ट क्यों ना कर लो। क्लियर है? नोट करिए इसे। देखिए सवाल कह रहा है कि एक लड़का है जो बिल्डिंग से 78.4 मीटर की दूरी पे है और वो एक गेंद फेंकना चाहता है कि ताकि उस बिल्डिंग के जो टॉप पे खिड़की लगी है ना, उस खिड़की में किसी भी हालत में पहुंच जाए। अब मान लो मन में क्या था उसका भगवान जाने, नहीं पत्थर उत्थर मार के कागज वगज मोड़ के फेंकना चाह रहा होगा। ऐसा ही कुछ सिचुएशन आया इसके मन में। देखो जरा सिचुएशन समझते हैं। एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये मान लो बिल्डिंग है, और बिल्डिंग के टॉप पे ना खिड़की है। आई बात समझ में? ये बिल्डिंग का मान लो टॉप है, इस टॉप पे ना खिड़की है। ये लड़का चाहता है कि किसी तरह हम इतने जोर से इतने एंगल पे, मतलब उसको जो हिसाब किताब लगाना है लगा चुका है वो, कि कितने एंगल से कितने जोर से कि वो पत्थर वाला कागज फेंके कि भाई खिड़की में इंटर कर जाए। इसका मतलब उसके दिमाग में ये है कि मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम हाइट इसको इससे ज्यादा ऊपर नहीं लेना है, क्योंकि अगर मैक्सिमम हाइट ये इसके ज्यादा ऊपर लेगा खिड़की को क्रॉस कर जाएगा, गेंद मिशन अनसक्सेसफुल हो जाएगा। तो करना क्या है इसे कि ये कुछ भी करके इसको रेंज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वर्टिकल हाइट, मैक्सिमम हाइट इससे ज्यादा नहीं रखना है। आई बात समझ में? इसका मतलब ये मैक्सिमम हाइट की कहानी कही गई है बिल्कुल। और लड़का बिल्डिंग से कितनी दूरी पे खड़ा है? 78.4। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है, समझो बात को,
मैक्सिमम हाइट वाला ये पॉइंट हो गया, इसका मतलब इसके इधर वाला डिस्टेंस बराबर होता है इसके इधर वाला डिस्टेंस, क्योंकि ये डिस्टेंस एकदम बीचों बीच में होता है। याद आ रहा है? ये r/2 पे होता है। जो मैक्सिमम हाइट वाली डिस्टेंस होती है ना, वो इधर r/2 इधर r/2 होता है। इसका मतलब अगर आपको r पूछा जाए तो आप आराम से r निकाल सकते हैं 2 × 78.4। अगर मान लो जरूरत पड़ी तो r की पड़ेगी। तो रेंज तो इसकी कहानी से ये रेंज समझ में आ गई कि रेंज इसका इतना होना चाहिए। बढ़िया। अब कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट, अच्छा, और ये बिल्डिंग का जो मैक्सिमम खिड़की की हाइट है ना, वो भी आपको दे रखी है कितनी? 39.2 मीटर। यानी ये लड़का इससे ज्यादा वाई जो एच मैक्स है वो कवर नहीं कर सके। बढ़िया, ये भी दे रखा है, बहुत सुंदर। अब आपसे क्या बोल रहा है कि आप बताओ कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बॉल, यानी बॉल किस वेलोसिटी से ये फेंकेगा बेचारा। यू वेलोसिटी से फेंकेगा। एंगल पता है क्या? नहीं, तो मान लो थीटा। क्लियर है? चलिए तो सबसे पहले हम लोग किसका, दो इक्वेशन आपको यहां पे बनाना है, एक एच मैक्स वाला और एक रेंज वाला। आई बात समझ में? इन दोनों में से कोई एक पहला बना लो। चलो मैक्सिमम हाइट का बना लेते हैं। बस ध्यान से समझो, दो इक्वेशन, सिचुएशन समझ के ये सिचुएशन देख के ये समझ में आया कि दो इक्वेशन वाली कहानी यहाँ पे बनने वाली है। क्यों? क्योंकि दो वेरिएबल्स आपके पास है ना, एक वेरिएबल u और दूसरा थीटा। थीटा के बिना u आएगा नहीं, तो थीटा निकालना पड़ेगा, मतलब दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ऐसे सवालों को समझना है, जरूरत के हिसाब से सवाल में मॉडिफिकेशन करना है। आओ प्यारे बच्चों, हम लोग निकालें मैक्सिमम हाइट। तो क्या आपको एच मैक्स का फॉर्मूला याद है? बोलो। बिल्कुल, u²/2g। लेकिन हम बोले थे ये यू वाई याद रखिएगा। बोलो, तो यू वाई मतलब u² sin² θ/2g रहने देते हैं, जो कि एच मैक्स आपके पास है। बताओ। चलो अभी रहने दे। एच मैक्स का वैल्यू वैसे तुम्हें पता है 39.2, पता है ना? बोलो, इक्वेशन 1 मान लिए इसे। अब आर मैक्स तुम्हें पता है क्या? ये मैक्सिमम रेंज ही तो है। आर मैक्सिमम पता है ना? आर मैक्सिमम का वैल्यू फाइंड कर लो। आर मैक्स बराबर क्या होता है? याद है? बोलो, क्या होता था? u² sin2θ/g। कोई दिक्कत? सॉरी जी। एक बात जरा ध्यान से देखो कि u² g कट जाएगा। एक काम करते हैं, दोनों का रेशियो कर देते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 बना दिए। आप वैल्यू निकाल के उसमें सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो, या रेशियो कर दोगे तो कट जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 कर देते हैं। इससे क्या होगा? r/h इक्वल टू, r का वैल्यू क्या है? u² sin2θ/g डिवाइडेड बाय u² sin²θ/2g। देखो क्या क्या कटेगा, u² से u² कट गया, g से g कट गया। अब बचा sin2θ/sin²θ। ध्यान दो, sin2θ में क्या मिला हुआ है? 2 sin θ इंटू cos θ। याद है? याद है तुम्हें कि sin2θ का मतलब होता था 2 sin θ इंटू cos θ। एक sin θ से एक sin θ उड़ा दें तो cos θ बचेगा, 2 cos θ बचेगा। नहीं समझे? समझाते हैं। अब देखो ऊपर क्या बचा, r का वैल्यू कितना है सर? r का वैल्यू है 2 × 78.4 बाय h का वैल्यू कितना है? h का वैल्यू है 39.2। हमें लगता है ये टूजा वाला मैटर है क्या? 39 टूजा 2 टाइम्स में कट जाएगा ना, जानबूझ के ये वैल्यू सेट किया हुआ ही है। चलो अब बोलो, यहाँ पे sin2θ को लिखे हैं 2 sin θ इंटू cos θ बाबू। बोलो, और sin²θ का मतलब क्या हुआ? sin θ इंटू sin θ। बोलो बाबू, कोई दिक्कत यहाँ तक? बाय 2 भी है? अच्छा 2 भी है। चलो देखो, 2 से 2 खत्म, ठीक, तो बाय 2 था। अच्छा ये ऊपर चला जाएगा, सॉरी। तो ये जो 2 है, ये 2 ऑलरेडी एक 2 था, और ऊपर जाएगा एक 2 और आएगा, ये वाला 2 ऊपर जाएगा ना। चलो sin θ से sin θ कट गया, वेरी गुड। 39 2 जा खत्म, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, वाह वाह वाह, कमाल हो गया।
1 बराबर टेन थीटा हो गया। देखो जरा 1 बराबर, यहाँ पे कुछ नहीं कट के बचा ना, कैसे कटाए समझ गए ना। अरे बाबू कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट होता है। अच्छा कोई बात नहीं, कॉट थीटा। तो बताइए प्यारे बच्चों, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री आया। बस थीटा का वैल्यू 45 आ गया। अब क्या चाहिए आपको कि कहीं भी पुट कर दो यू आ जाएगा। बोलो यहां तक तकलीफ। कैसे कटा, कटा कैसे ये मत पूछना, तुम लोग अपना करो। जब कटा रहे थे ध्यान कहाँ था, डिवाइड करके अपने से कट्टो कट्टो खेलो, कट जाएगा। हम मेरा मन कैसनो आया उससे तुमको क्या मतलब, तुम्हारा नहीं ना होगा, तुम करना अपना, तुम्हारा नहीं होगा नहीं होगा। मेरा आया है गलत है मेरा, कैलकुलेशन मेरा चेक मत करो, तुम अपना ध्यान देखो। हमको पता था कि थीटा 45 आया, आ गया, इसका मतलब कैलकुलेशन सही है। अब जो देखो, तो भाई हमारा मेन मकसद था किसको फाइंड करना, छापो नहीं समझो, फाइंड करना है यू फाइंड करना है। तो कहीं भी पुट कर दो ना, कहाँ पुट करोगे, यही कर दो, आर में मैक्स में पुट कर दो। बोलो एच मैक्स में करेगा, लीजिए 39.4 सॉरी 39.2, बात मत करो। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री बाय कितना 2g का यहाँ पुट करते तो साइन 90 हो जाता, कितना अच्छा रहता। अरे जो भी आएगा, अब वैल्यू पुट करोगे ना, बोलो क्या करोगे, क्या करोगे। यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर हो जाएगा 39.2 इंटू 2 इंटू 10 बाय साइन स्क्वायर 45। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, स्क्वायर करोगे तो 1/2 आएगा। 1/2 का मतलब होता है 0.5। अब जो भी आएगा इसको सॉल्व करोगे, आई बात समझ में, और सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा तुम्हारा कितना 39.2। इसको जब सॉल्व करोगे, है देखो ना ऐसे भी आंसर आ गया, सॉल्व करोगे इसे 5 2 जा 10 2 2 जा 4, है देखो। अरे बकला देखो यहाँ पे जीरो हटा, रुको चुपो, जी का वैल्यू 9.8 लेंगे, हेलो ना 9। चलो इसको देखो, कैलकुलेशन पे ज्यादा ध्यान मत दो। इसको जब सॉल्व करोगे, स्क्वायर रूट करोगे ना इसका, जब आप इसका स्क्वायर रूट करिएगा, ये वैल्यू कट पुट के आएगा तुम्हारा 39.2 मीटर पर सेकेंड। अब ये बिल्कुल मान के मत चलना कि छत की जितनी लंबाई होगी उतना ही वेलोसिटी होता है, यहां संजोग था आ गया, ये जरूरी नहीं है। समझ गए, बताओ दोबारा एक्सप्लेन करना है कैसे सॉल्व किए, बोलो बाबू, नहीं ना, छापिए इसे। सवाल है, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ ग्राउंड टू क्लियर अ वॉल 3 मीटर हाइट एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर एंड फॉल 18 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। सवाल देखो कितना आसान है, कोशिश करो ड्रॉ करने की। सवाल कह रहा है, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ ग्राउंड क्लियर टू वॉल 3 मीटर हाइट। ये चाहता है कि वॉल को 3 मीटर हाइट के वॉल को क्लियर कर ले। तो ये मान लो 3 मीटर के वॉल को क्लियर कर लिया, ये 3 मीटर का वॉल है, उसको क्लियर कर लिया, और एट अ डिस्टेंस कहां से फेंका है, 6 मीटर से फेंका है ना, बेंच मत हिलाना, 6 मीटर से फेंका है। ये अभी कितनी दूरी है वॉल से, 6 मीटर पे। उसके बाद क्या हुआ, एंड फॉल्स 18 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, और ये जो गिरा यहाँ पे ना, वॉल से कितनी दूरी पे, 18 मीटर की दूरी पे, बोलो 18 मीटर की दूरी पे गिरा। तो कहानी पढ़ो, प्लॉट करो। अब देखो मैक्सिमम हाइट भी तुम्हें पता है, नहीं है तो मान लो रेंज तो पता है ना, जान सकते हो, इक्वेशन लगा दो। अब कह रहा है कि भाई एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताओ, थीटा बताओ। कोई बात नहीं, थीटा बताते हैं, चिंता मत करिए, थीटा निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हालांकि ये 3 मीटर एच मैक्स नहीं है, एच मैक्स नहीं है तो वाई तो है, वाई वाला इक्वेशन लगा दीजिए। आई बात समझ में, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, जहां y और x में तुम्हें डायरेक्ट रिलेशन एस्टेब्लिश करना हो, या y और x में अगर डायरेक्ट रिलेशन तुम्हें पता हो, तो क्यों ना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगा दे। यहां आपको x भी पता है, यहां आपको x भी पता है, और यहां आपको y भी पता है। तो
तो एक्स वाई सीधा पुट कर दीजिए। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री याद होगा आप लोगों को, y इक्वल टू, बताओगे कोई क्या, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा, हाँ बोलो बोलो, माइनस 1/2 एक्स बाय 2g ना, हाँ उसके बाद ओहो जी, ओहो हाफ जी, 1/2 इंटू जी एक्स बाय यू, हाँ कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये है तुम्हारा। एक काम करो, यू कॉस थीटा नहीं था, सही है ना, वेरी गुड। अब इसको तुम चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो, देखो एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर है ना बाय यू स्क्वायर कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कोई बात नहीं। इससे तुम क्या कर लो, कॉमन ले लो किसको, एक बात बताओ सुनो जरा, कॉस स्क्वायर थीटा है ना यहाँ पे, एक काम बताओ कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है। देखो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म अभी हम तुम्हें बना दे रहे हैं, क्योंकि जब फॉर्मूला यूज करो तो और थोड़ा आसानी से सवाल को बना सको, ये तुम्हें अभी न कभी करना ही पड़ेगा, अभी आया तो अभी कर देते हैं। इसको तुम लिख सकते हो कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा से मल्टीप्लाइड और डिवाइड तो कर ही सकते हैं ना, क्या साइन थीटा से मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर ही सकते हैं ना। ये 2 को, ये 1/2 जो है ना, इसको 2 यहां दे दो, समझो। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाइड कर दिए और साइन थीटा से डिवाइड कर दिए, कोई चेंज नहीं आया रिजल्ट में। इससे फायदा क्या होगा कि एक साइन थीटा एक कॉस थीटा तुम्हारा टेन थीटा बनेगा, और देखो 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा साइन 2 थीटा, याद आ रहा है, यानी आर्ज के फॉर्म में ये आ जाएगा, रेंज के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा। ये हमें वहीं पे करना था, लेकिन कोई बात नहीं, यहीं पे डिराइव कर दे रहे हैं। इसको तुम जहां पे तुमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखा था ना, वहां पे इसको बॉक्स में सजा के लिख लेना, ये रिजल्ट जो आएगा। देखो एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर रहने देते हैं। अब एक बात बताओ, इंटू एक साइन थीटा बाय कॉस थीटा को टेन थीटा लिख दें, बोलो एक साइन थीटा और कॉस थीटा को टेन थीटा लिख दें, और नीचे क्या बचा रहा जरा बोलो तो, नीचे बचा रहा तुम्हारा 2 यू स्क्वायर, ध्यान से देखो, एक कॉस थीटा बचा रहा बोलो, और एक साइन थीटा बचा रहा, कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताइए कि 2 यू याद आ रहा है, यू छोड़ो, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर साइन 2 थीटा, तो क्या हम इसे यही एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर टेन थीटा, अब बताओ क्या हम इसे लिख सकते हैं, बोलो इसको लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, बोलो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। अब तुम बताओ यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, आर होता है, मतलब ये 1/r होगा, नहीं समझे। आप ये बताओ आर का फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी था ना, है, तो अगर हम 1/r लिखना चाहें तो 1/r को लिख सकते हैं जी बाय यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, बोलो उल्टा कर लिख दिए, 1/r को इसको उल्टा कर दिए, लिख सकते हैं। जरा ध्यान से देखो, ये टर्म तुम्हें मिल रहा है, जी बाय, इस जी को यहां शिफ्ट कर दें, इस जी को यहां शिफ्ट कर देते हैं, बोलो ये पूरा वैल्यू क्या होगा, 1/r होगा, दिख रहा है, बोलो वेरी गुड। ये इस सवाल में करना नहीं है, सवाल में आप तुम वैल्यू करके कर सकते थे, इसको थोड़ा मॉडिफाइड कर दिए ताकि ये तुम्हें आगे फ्यूचर में भी हेल्प करे। तो बताओ एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर टेन थीटा इंटू 1/r चलेगा, पहले बोलो 1/r चलेगा, इसको छापना चाहते हो, आए बाबू कैंसिल हो गया आर को, पहले ये छापो, बताते हैं क्या सब बोल रहा था, पहले इसे छाप लो, देखिए। अब लास्ट में आपका y इक्वल टू क्या हुआ, देखो x टेन थीटा दोनों में है, कॉमन ले लें, x टेन थीटा कॉमन ले लीजिए,
और यहाँ पे बच गया आपका 1 और यहाँ पे बच गया आपका कितना x/r। ये है फाइनल इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का एकदम सा छुटकू फॉर्म। देखने में बस छोटा लग रहा है लेकिन वही बड़ा सॉलिड फॉर्म है ये सब इसी का निचोड़ है एक तरह से। इसी को हमने क्या किया, पूरा सा एकदम तोड़ मरोड़ के छोटा बना दिया, है ना। दिखने में भी आसान लग रहा है, यूज करना भी कन्वीनियंट है। ये हो गया इक्वेशन ट्रेजेक्टरी का मॉडिफाइड फॉर्म। ये ओरिजिनल वही चीज है। x और r में फर्क है, ये r रेंज है और x मतलब कहीं भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये बराबर एक ही केस में हो सकता है जब आपका मैक्सिमम रेंज x के बराबर हो, यानी हॉरिजॉन्टल में आपने मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उस केस में ये x r के बराबर हो जाएगा। और देखो उस केस में आपका y 0 आ जाएगा। तब आता भी है जब रेंज मैक्सिमम होता है तो y 0 होता है। देखो रिजल्ट में भी y 0 आ जाएगा आपका 10 0। आई बात समझ में? तो ये हो गया आपका ओरिजिनल फॉर्म। इसको आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के पास लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। आगे बढ़े। अब इस सवाल को क्या करना है, अब इस सवाल में कुछ रहा ही नहीं करने को, मिटाते हैं इसे। बस अब वैल्यू पुट करिए और tan थीटा फाइंड करिए। चलो देखो सर, y के जगह पे क्या पुट करिएगा, y की जगह पे 3 पुट करिएगा। x के जगह पे क्या पुट करोगे, ओ बोलो, x के जगह पे ये 6, x के जगह पे क्या पुट कराएगा, x के जगह पे 6 tan थीटा, बोलो 1 माइनस x के जगह पे 6 और r के जगह पे कितना पुट करोगे 18 ना भाई ना, 18 6 24 ये होगा। आई बात समझ में? देखो tan थीटा आ गया 3/6 इक्वल टू 10 6 चौके 24, 4 में से 1 जाएगा, कितना होगा 3 बाय, हम यहाँ पे गलत किए हैं क्या, अच्छा tan थीटा, ओ सॉरी tan थीटा, हाँ ये इंटू में है, tan थीटा इंटू मतलब अलग अलग है, 3 से 3 कट गया है ना। और ये हो गया आपका कितना tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/6 मतलब 2/3, मतलब थीटा इक्वल टू हो गया आपका tan इनवर्स 2/3। ये रहा आपका आंसर। मतलब आपको मेहनत नहीं करना था, ये अगर मॉडिफाइड फॉर्म याद रखना ही है, आपको रखना है और इस पे सब्स्टिट्यूट कर देना है सीधा, 2 स्टेप में इसका आंसर आ गया। छाप लीजिए आप आराम से। आज 2 सवाल ही हो पाएगा क्या? चलिए रखना है। आइए सवाल कह रहा है कि फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आप बताओ फॉर अ प्रोजेक्टाइल फॉर विच हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल। वाह ये तो कमाल हो गया। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला बताओ जरा। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी। आपको बोल रहा है कि भाई दोनों बराबर हो, वो थीटा बताओ, तो दोनों को इक्वेट कर दो, थीटा आ जाएगा। हाँ यहाँ पे 2g। अब क्या करो, आपको कह रहा है कि वो एंगल बताओ कि जहां पे रेंज और मैक्सिमम हाइट बराबर हो। तो रेंज और मैक्सिमम हाइट को बराबर कर देना है और कुछ करना ही नहीं है। चलिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। जी से जी चला गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर चला गया। 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे साइन 2 थीटा वाला फिर मैटर याद है आप में, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा। 1 साइन थीटा से 1 साइन थीटा चला गया। आई बात समझ में? अब देखो क्या आया, हाँ तो आप कह सकते हो सर, अच्छा बाई 2 रह गया क्या, हाँ ये बाई 2 रह गया, तो बाई 2 यहाँ पे 2 चला जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं 4 इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो बताओ, तो tan थीटा इक्वल टू 4 आ गया, तो मतलब थीटा का वैल्यू क्या होगा, tan इनवर्स 4। बड़ा फेमस रिलेशन है बाबू, याद रखिएगा। जब tan इनवर्स 4 होता है यानी tan थीटा का वैल्यू 4 होगा, उस केस में आपका जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगा जितना आएगा उतना ही मैक्सिमम हाइट आता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसे याद रखिएगा।
है कितना 10 4 का वैल्यू कितना होगा? बहुत ज़्यादा होगा है ना, बहुत ज़्यादा कि बहुत कम? ज़्यादा होगा, 45 से ज़्यादा। 45 में 1 आएगा, 90 में हो जाता है तुम्हारा 45 से ज़्यादा आएगा 60 √3 से भी ज़्यादा आया ना 60 75 जो भी आएगा उससे तुम्हें क्या लगा? समझ पाए? आसान था ये, जो कह रखा था बस किए, काम खत्म। आई बात समझ में? बढ़िया, ये डायरेक्ट रिजल्ट है, याद रख सकते हैं। चलो अगला सवाल करें। ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको, वैसे ये ऑब्जेक्टिव तौर पे आ सकता था, हम यहाँ पे आपको सीधा प्रूफ करने दे दिए हैं। ये ऑब्जेक्टिव में रिलेशन दिया रहेगा कि इनमें से कौन सा करेक्ट रिलेशन है, तो हमने एक आपको प्रूफ के टर्म में ही दे दिया। आओ सब मिलके करें इसे, आइए सब मिलके करते हैं। आइए सवाल पढ़े, सॉल्यूशन छाप रहे हो क्या इसका? छाप रहे हो क्या? अच्छा क्वेश्चन जल्दी करो। कर लिया? देखो एक ही लाइन ऊपर वाला पढ़ो, प्रूव दैट द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। कमाल हो गया, आर मैक्स बोल रहा है, और आर मैक्स हमें पता है कि जब थीटा 45 होता है तभी होता है। थीटा तो हाथों हाथ पता लग गया, बस एक लाइन पढ़ के थीटा पता चल गया। देखो कैसे पता चला कि देखा हमने मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, दुनियादारी सब भूल जाओ, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज देखा, थीटा 45 पता है। चलो कहानी तो आधी बन गई। अब कह रखा है कि जब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होगा, सवाल समझो, जिस एंगल पे तुम्हें मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑब्टेन होता है, उसी एंगल पे जो हाइट ऑब्टेन होगा, नहीं समझे? जिस एंगल पे मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑब्टेन होता है, उस एंगल पे जो मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन होगा, उनके बीच रिलेशन बताओ। सवाल ये है ओरिजिनल, ऑप्शन दिया रहेगा h/4 4h ऐसा कुछ दिया रहेगा, और यहां होता है कि आपको r बराबर 4h होता है। ये रिलेशन r बराबर 4h होता है। मान लो हमें नहीं पता, अगर हम तुमसे ये बोलते कि बाबू हमें उस एंगल पे तुम मैक्सिमम हाइट बता दो जिस एंगल पे तुम्हें रेंज मैक्सिमम मिलता है, तो क्या करोगे? सर रेंज मैक्सिमम तो 45 पे मिलता है, 45 पे रेंज मैक्सिमम मिल गया, तो फॉर्मूला क्या बनेगा आर मैक्स का? u² बोलो 2g, यही ना? क्योंकि r आपको होगा u cos थीटा करोगे, गलत है क्या? सॉरी साइन थीटा, तो ये u²/2g आ जाएगा सीधा। आई बात समझ में? ये r मैक्स का हो गया। अब बोलो, बार बार ही टूम क्या डाल देते हैं, u², हाँ u²/g। अब देखो, अब बोल रहा है इसी एंगल पे हमें h मैक्सिमम दे दो, तो भाई मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला जरा बताओ तो, u² sin² θ/2g होता था। भाई थीटा क्या पुट करोगे? इसी एंगल पे 45 पुट करिए तो जरा, तो u² हो जाएगा तुम्हारा, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? ओ सॉरी हाँ 45 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर मतलब 1/2, और बाय कितना हो गया? ऑलरेडी 2g ऑलरेडी है, तो कितना हो गया? u²/4g। बोलो बाबू u²/4g। अब देखो ये क्या आया? h आया, h बराबर u²/4g है, h बराबर u²/4g है, और h बराबर u²/g है। तो यहाँ पे हम r के जगह पे u²/g के जगह पे क्या लिख सकते हैं? ओ सॉरी, हाँ यही लिख देते हैं, u²/g के प्लेस पे क्या रख सकते हो? r रख सकते हो। तो h बराबर हो गया आपका कितना? r/4। इट मीन्स r = 4h होता है। बाबू r = 4h। हाँ ये जो r है ना, ये भी r मैक्स है। सुनो, ये जो r है ये भी r मैक्स है, और 4, और ये भी जो h है ये भी h मैक्स है। यही हमें प्रूफ करना था। रिजल्ट याद रखो, काम का है। समझ पाए?
अब हम लोग प्रोजेक्टाइल के अगले केस में आते हैं। अभी ये नॉर्मल प्रोजेक्टाइल हम लोग सीख रहे थे। अब प्रोजेक्टाइल के अलग अलग सिचुएशन को समझेंगे कि प्रोजेक्टाइल किस तरह से हो सकता है। अभी तो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल था कि आपने ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया। अब मान लो एक सिचुएशन बनता है कि तुम टावर पे या बिल्डिंग पे चढ़ के फिर गेंद को फेंक रहे हो ऐसे, ठीक है। बिल्डिंग पे तुमने चढ़ा या टावर पे चढ़ा और गेंद को ऐसे सीधा फेंका, ऐसे सीधा फेंका, तो ये सीधा कुछ दूर तक जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर से ये प्रोजेक्टाइल शो करेगा, ग्राउंड पे गिरेगा तो वो प्रोजेक्टाइल बनाएगा। अब एक ऐसा केस होता है कि तुम टावर पे चढ़ के ऊपर फेंक रहे हो, तो ऊपर जाएगा फिर प्रोजेक्टाइल बनाएगा। एक ऐसा केस बनता है कि टावर पे चढ़ के नीचे फेंक रहे हो, इसमें नीचे जाएगा फिर प्रोजेक्टाइल बनाएगा। ये 3 केस बनता है तुम्हारा इस केस में, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग प्लेन पे जाएंगे। प्लेन मतलब इंक्लाइन प्लेन, एरोप्लेन नहीं। और वहां से फिर ऐसे केस को एनालिसिस करेंगे। ये 2 सिचुएशन है, मतलब 2-3 कहानी है पूरे प्रोजेक्टाइल की जो आपको नीट के लिए या मेंस के लिए जरूरी आना चाहिए, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर सवाल चैप्टर खत्म, ठीक है। चलिए अगला हेडिंग करेंगे हम लोग पहले हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट। लगाइए हेडिंग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट। हाइट मतलब बिल्डिंग हो, टावर हो, कहीं से भी हो सकता है, फ्रॉम हाइट। ठीक है। अब ये सिचुएशन होता क्या क्या है। इस सिचुएशन में आप एक टावर पे होंगे या बिल्डिंग पे होंगे और वहां से प्रोजेक्टाइल स्टार्ट होगा हमारा, ठीक है। और प्रोजेक्टाइल जो स्टार्ट होगा हमारा यहां से होगा। सिचुएशन थोड़ा एनालिसिस करो। क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट को अभी हम लोग सिर्फ बिना किसी एंगल का फेंक रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एकदम सीधा फेंक रहे हैं, अभी एंगल नहीं डाल रहे हैं। एंगल वाला 2 केस अलग से करेंगे हम लोग, अभी नॉर्मल कर रहे हैं। तो ये हमने यू स्पीड से इसे फेंका, तो आपको पता है ये कुछ दूर सीधा जाके मतलब मुड़ना स्टार्ट करेगा, क्योंकि ग्रेविटी के अलॉन्ग हो रहा है ना, तो ग्रेविटी इसे खींचेगी। इस वजह से क्या होगा, इसका मोशन कुछ ऐसा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बोलो। क्या ये प्रोजेक्टाइल है? बिल्कुल पैराबोलिक पाथ है तो प्रोजेक्टाइल होगा। तो सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी, समझ पाए, बोलो। तो चलिए यहां पे मान लेते हैं कि टावर का हाइट h है। तो क्या क्या चीजें हमें निकालनी है यहाँ पे। देखो फिर से अगर हम मोशन को सेपरेट करें तो 2 मोशन हो रहा है, वर्टिकल मोशन हो रहा है ना, हॉरिजॉन्टल मोशन भी हो रहा है, ठीक है। तो मोशन अगर एनालिसिस करें तो 2 तरह के यहां भी देखने को मिलेंगे। एक हमारा हॉरिजॉन्टल मोशन और एक हमें, पहले समझो, लिखो मत, लिखने के लिए समय देंगे आपको, वर्टिकल मोशन होगा। अब बताओ क्या ये जो स्पीड है, जो आपने यहाँ पे स्पीड प्रोवाइड करी है, क्या आपने वर्टिकल में भी स्पीड दी है क्या? इसे हम बोले थे ना सीधा फेंक रहे हैं। इनिशियली आपने वर्टिकल में कोई स्पीड नहीं दी है, हाँ बाद में जाके वर्टिकल स्पीड ये गेन करेगा, लेकिन स्टार्टिंग में इनिशियल आपने एकदम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप तुम सीधा फेंकते हो उसे तुम सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्पीड दे रहे होते हो। अगर मान लो ऑब्जेक्ट को सिर्फ ऊपर फेंक रहे होते हो तो सिर्फ तुम उसे वर्टिकल स्पीड दे रहे होते हो। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास जो यू एक्स होगा वो ओनली यू होगा, नॉट यू कॉस थीटा। क्लियर है। और इस केस में यू वाई जो होगा इसके पास 0 होगा। क्लियर है। अब बताओ ए एक्स होगा क्या? नहीं, लेकिन इसके पास ए वाई होगा, कितना? प्लस जी होगा। मोशन जैसे जाएगा ग्रेविटी नीचे खींचेगी, मोशन भी नीचे, ग्रेविटी भी नीचे, जी पॉजिटिव। क्लियर है, बोलो। इतनी कहानी फिलहाल हम लोगों को समझ में आ रही है। अब हम लोग करते हैं इसका वही टाइम ऑफ फ्लाइट, इसमें भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ये मतलब वेलोसिटी वगैरह ये सब कैलकुलेट करना होता है हमें। क्या एक इक्वेशन कम से कम कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बना लेते हैं, इसका बना लें। चलो पहला इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी,
बताओ अब इसमें क्या होगा, x में जैसे मान लो ये t टाइम तक यहाँ पे गया तो x में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ तक, बोलो। x में स्पीड है इसके पास, एक्सेलरेशन नहीं है, तो सीधा स्पीड बराबर डिस्टेंस इनटू टाइम वाला रिलेशन लगा सकते हो, है ना, बिल्कुल। तो x में ये कहाँ जाएगा, u, मान लो t टाइम लगा यहाँ से वहां तक जाने में, बोलो। और y में क्या होगा, y भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना, बिल्कुल। यहां तक पहुंचते पहुंचते ये टोटल h डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा। आई बात समझ में, y बराबर ऐसे इनिशियल वेलोसिटी नहीं है इसके पास, तो क्या होगा, ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, सॉरी ut प्लस, ut तो टर्म खत्म हो गया ना, ut छोड़ दो, क्या होगा, हाफ जी टी स्क्वायर, कोई दिक्कत है, हाफ जी टी स्क्वायर, बढ़िया। अब आराम से आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इसको पुट कर सकते हो, ठीक है। क्या करोगे, y की जगह पे y रहने दो, ऐ बाबू, ऐ बोलो रे, इसमें कुछ बोल के चुप हो जाता है, रुको जरा। t की जगह पे, अरे भाई ये जो t है एक्चुअल में वो क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, t को रिप्लेस करते थे ना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जब बनाते थे तो t को रिप्लेस करते थे ना, किससे, यहाँ पे t को रिप्लेस करोगे तो क्या बनेगा, ऐ बाबू, बिल्कुल, t बराबर हो जाएगा आपका x बाय यू, यहाँ पे t को रिप्लेस कर दो तो y बराबर हो जाएगा हाफ g का g रहेगा और t स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, हो गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ये हो गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। आई बात समझ में, आए, तुम ही बताओ, एंगल सिर्फ बना ही नहीं रहा है, एंगल बन ही नहीं रहा है, एंगल कहीं बना रहे हो क्या तुमने, एंगल से, एंगल वाला तो दो अलग से स्पेशल केस हम लोग करेंगे जब कुछ एंगल से प्रोजेक्ट होगा, अभी कुछ एंगल से प्रोजेक्ट हो ही नहीं रहा है, ठीक है। रैंडम टाइम पे भी हम लोग देखेंगे सिचुएशन क्या है। फिलहाल इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी समझ में आया, बोलो, इनको रिवीजन करिए। हमने जो आज 5 सवाल करे हैं उसे आप कंप्लीट रूप से रिवीजन करिए, उस पर 2 मिनट 3 मिनट का समय दीजिए और सोचिए कि उसमें और चीजें क्या क्या नई बन सकती है, नया ऑब्जर्वेशन आ सकता है। अगर कुछ नया पता चले तो बताइए, इसको कल हम लोग खत्म करेंगे और फिर इस पे करेंगे हम लोग सवाल, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर अपने समय में, तब तक के लिए धन्यवाद।